हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 13 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो एंड में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आपको इनका आंसर जरूर देना है। सारे स्टूडेंट आंसर नहीं करते तो प्लीज आंसर करें। सबसे पहला देखिए, नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब किया गया? अगर आज का ये सेशन पूरा एंड तक देख लेंगे ना तो इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड, आईसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? थर्ड, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आई थिंक लास्ट सेशन में इसको तो हमने डिस्कस किया था। तो 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम 13 मार्च के सबसे पहले करंट अफेयर पे। कल के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे आप सभी को पता है, हम उनको एंड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिपरी के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश कौन है? देखिए, सिपरी की बात करें तो स्वीडन स्थित एक संस्था है स्टॉकहोम। आपको यहां से नाम से समझ में आएगा क्योंकि स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल, ठीक है ना। तो ये एक संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड में वॉर या फिर आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, उस पर अनुसंधान करने के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इसने हाल ही में 2019 से लेकर 2023 के 4 साल के डेटा पर आधारित करते हुए एक रिपोर्ट निकाली है और इसके अनुसार विश्व का सबसे अधिक हथियारों को आयात करने वाला देश इंडिया बन गया है। आंसर हो जाएगा आंसर भी। 4 साल के डेटा के को एनालिसिस करके सीपरी रिपोर्ट को जारी करता है। तो 2019 से लेकर 2023 तक के डेटा को एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की गई कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? इंडिया है। पूरे वर्ल्ड में 4 सालों में जो 100% हथियार बिके हैं उनमें से 9.8% हथियार इंडिया ने खरीदे। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदे? तो हमने सबसे ज्यादा 36% हथियार रशिया से इंपोर्ट किए। ओके, 2014 से लेकर 2018 की जो डेटा की रिपोर्ट थी और अब 2019 से लेकर 2023 तक के डेटा की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया का जो इंपोर्ट है आर्म्स का वो 4.7% बढ़ा है। और 2024 की सिपरी की रिपोर्ट में भारत सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री बन गई। ठीक है ना। अब देखिए, सेकेंड नंबर पर हथियारों को आयात करने के मामले में आता है सऊदी अरब और तीसरे पर है कतर। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा बेचा किसने हथियारों को? तो सबसे बड़े निर्यातक देशों की बात करें तो अमेरिका सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। सेकंड पर है फ्रांस और तीसरे पर आता है रशिया। क्लियर? सिपरी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई कि संस्था क्या करती है। 1966 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन के सोलना में स्थित है। सिपरी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री रही है। ठीक है, चल सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस आर्किटेक्ट को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया? तो देखिए, ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने अपने आर्किटेक्चर के माध्यम से समाज में या नागरिकों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाला हो, पर्यावरण के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाला हो, तो ऐसे किसी आर्किटेक्ट को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया जा सकता है। यह दिया गया है रिकेन यामामोटो को, जो कि जापानी एक आर्किटेक्ट है। कौन है? रिकेन यामामोटो। ठीक है ना। 2024 के लिए इन्हें प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से हाल ही में सम्मानित किया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहले इंडियन कौन है जिनको यह पुरस्कार दिया गया? तो भारत में यह पुरस्कार पहली बार 2018 में बाल कृष्ण दोषी को दिया गया, जो कि इंडियन आर्किटेक्ट रहे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, आप सभी को पता है 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को राजपत्र में अधिसूचित करते हुए भारत में लागू किया गया। उद्देश्य की बात करें तो 3 देश जो कि भारत के पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां से आई हुई
6 माइनॉरिटीज को जो कि उत्पीड़ित है इन देशों में, जिनका उत्पीड़न किया गया है, वो माइनॉरिटीज 3 देशों की 6 माइनॉरिटीज जो वहां से आई है, उन्हें नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ओके, 2019 में ही इसे मान्यता दे दी गई थी, पूरा प्रॉपर लॉ पास कर दिया गया था, लेकिन कोविड के चलते कुछ प्रॉब्लम्स थी कि इसे लागू नहीं किया जा सका, और अब इसे फाइनली 11 मार्च को अधिसूचना जारी करके देश में लागू किया गया। ये जो अमेंडमेंट है किस लॉ में अमेंडमेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट है तो ये नागरिकता अधिनियम लाया गया था 1955 में, उसमें अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता कैसे प्रदान की जा सकती है किसी को भी, इससे रिलेट करता है। छठा संशोधन है ये नागरिकता अधिनियम 1955 में, छठी बार संशोधन किया गया 2019 में। ठीक है, पूरी डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा में लाया गया था 10 दिसंबर 2019 को, अगले दिन राज्यसभा में पास हो गया, और उसके अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल गए थे रामनाथ कोविंद जी के, और फाइनली ये कानून बन गया क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल गए। अब इसे देश में लागू किया गया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है, 6 बार संशोधन हो चुका है। पहली बार हुआ था 1986 में, फिर 1992, 2003, 2005, 2015 और अब 2019। क्लियर? ठीक है, इस अधिनियम के तहत दिसंबर 2014 से पहले जितनी भी इन 3 देशों की माइनॉरिटीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों की जो माइनॉरिटीज है, 6 माइनॉरिटीज, कौन कौन? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ये जो 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, इन्हें अब भारत की नागरिकता देने का जो रास्ता था वो क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? याद रखिएगा, कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें 2019 के इस अमेंडमेंट से बाहर रखा गया। जैसे देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में जो स्टेट दिए गए, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके आदिवासी क्षेत्रों में यह अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। और इसके अलावा बंगाल इंटर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो कि 1873 में लाया गया था, इसके अंतर्गत इनर लाइन परमिट में जितने भी क्षेत्र आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के, वहां भी ये अमेंडमेंट लागू नहीं किया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, पॉज करके या जब पीडीएफ मिले तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? 6 माइनॉरिटीज कौन, ये याद रखिएगा। अमेंडमेंट 2019 में लाया गया, ये याद रखिए, और किस कानून में अमेंडमेंट है इसे याद रखिए। और ये थोड़ा सा लाइन्स आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कल के सेशन में मैंने आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बताया था, जो किशोर मकवाना थे। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं अंतर सिंह आर्य। ओके, अंतर सिंह आर्य के पहले हर्ष चौहान इस पद पर थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। अब इनके स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य को नियुक्त किया गया। जो अमेंडमेंट है, संवैधानिक अमेंडमेंट है इन आयोग से रिलेटेड, कल के सेशन में भी मैंने आपको बताए थे। 65th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, 1990 में। इसके द्वारा अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और आगे चलकर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इन दोनों को संविधान के आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और आर्टिकल 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में शामिल किया गया था। हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से है, तो 5 मेंबर की यह संस्था है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर होते। इसमें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन? अंतर सिंह आर्य। ठीक है, चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? देखिए, इस पुरस्कार की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने अपने लेखन के माध्यम से, है ना, संस्कृति के क्षेत्र में कोई काम किया हो, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कोई काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो 2024 के लिए ये जो पुरस्कार है, इरास्मस पुरस्कार,
ये दिया गया है भारतीय लेखक अमिताभ घोष को। ओके, चलिए देखिए, नीदरलैंड की प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन, नाम ही थोड़ा अजीब है, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 2024 के लिए भारतीय लेखक अमिताभ घोष को यह पुरस्कार दिया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, संस्कृति, सामाजिक विज्ञान, समाज सेवा, ऐसे क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए किसी भी लेखक को दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। शुरुआत की गई थी 1958 में। प्रदानकर्ता प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन कहाँ का है? नीदरलैंड का है। और इस पुरस्कार के तहत 1.5 लाख यूरो की राशि प्रदान की जाती है। 2024 में इरास्मस पुरस्कार भारतीय साहित्यकार या लेखक अमिताभ घोष को दिया गया। ठीक है, अमिताभ घोष कहां से बिलोंग करते हैं? तो भारत के कोलकाता से। काफी सारी इनकी बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं। मेन देख लेते हैं। द शेडो लाइन्स, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर और इसके अलावा जंगल नाम, ये सभी अमिताभ घोष की पुस्तकें हैं। ठीक है, अवार्ड पद्मश्री दिया जा चुका है इन्हें 2007 में। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2018 में, और साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1989 में। ठीक है, चल इसके बाद हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? हरियाणा राज्य के हाल ही में नए सीएम के रूप में नियुक्त किए गए हैं नायब सिंह सैनी। वैसे इनके पहले मनोहर लाल खट्टर इस पद पर थे, 2014 से ये हरियाणा के सीएम के पद पर है। अब नायब सिंह सैनी को 2014 के बाद इनकी नियुक्ति की गई थी। अब नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया बीजेपी के द्वारा, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी के ही एक कैंडिडेट बोल ले, एक व्यक्ति बोल ले, नायब सिंह सैनी अब हरियाणा राज्य के नए सीएम के रूप में नियुक्त किए गए। इन्हें इनकी पद की शपथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा दिलवाई गई। तो यहां पर एक फैक्ट आपका यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के वर्तमान में राज्यपाल के पद पर हैं? तो ये वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल के पद पर हैं, और नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के नए सीएम के रूप में नियुक्त किए गए। ओके, चलिए इसके बाद 11 मार्च को डीआरडीओ ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो देखिए, थोड़ा सा तकनीक का नाम शायद आपको याद ना रहे, तो हम उद्देश्य देख लेते हैं कि इस तकनीक का उद्देश्य क्या है। एक बार नाम पढ़ते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है ना, आपको नाम से भी क्लियर हो जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। एक ही बार में कई सारी मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर भेजने के लिए इस तकनीक को विकसित किया गया है, और इस तकनीक से विकसित भारत की पहली मिसाइल बनी है अग्नि 5 आंसर सी, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। ओके, ठीक है। 11 मार्च को डीआरडीओ ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है ना, यह जो परीक्षण है दिव्यास्त्र मिशन, जो कि डीआरडीओ का मिशन है, इसके तहत किया गया। हमको तो मिसाइल याद रखना है, हमारा काम हो जाए। कौन सी मिसाइल है इस तकनीक से विकसित? अग्नि 5। ओके, वैसे अभी तक 5 देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी थी, अमेरिका, चीन, यूके, फ्रांस और रशिया। अब भारत छठा ऐसा देश बना है जिसके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक मौजूद है, और इसके माध्यम से हम मिसाइलों को मल्टीपल टारगेट्स पर एक साथ दाग सकते हैं। और इसके तहत सफल परीक्षण किया गया किसका? अग्नि 5 मिसाइल का। ओके, देन चर्चित स्थान टोकिन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? टोकिन की खाड़ी की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलेगी हमको, प्रशांत महासागर। ओके, प्रशांत महासागर में स्थित है टोकिन की खाड़ी। काफी फेमस क्षेत्र हम बोल सकते हैं टोकिन की खाड़ी का क्षेत्र। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये साउथ चाइना सी का एरिया है, साउथ चाइना सी आपको यहां पर दिख रहा है। और अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी टोकिन की खाड़ी का एरिया। ठीक है ना,
ये चाइना और वियतनाम का कोस्टल एरिया भी, मतलब कोस्टल लाइन यहां से चाइना और वियतनाम की अलग होती है टोकिन की खाड़ी से। अब सुर्खियों में क्यों है, आपके लिए ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, हाल ही में चीन ने टोकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय बेस लाइन की घोषणा की है। मतलब चीन ने क्या किया है, जो अपना समुद्री एरिया है, समुद्री सीमा है, उसको गल्फ इन टोकिन में और बढ़ा दिया है। और आप इंटरनेशनली नियम जानते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। पर अब जब चीन ने अपनी कोस्टल लाइन को या क्षेत्रीय बेस लाइन को टोकिन की खाड़ी में बढ़ाया है, तो इससे वियतनाम और चाइना के मध्य में विवाद की स्थिति आ गई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन टोकिन की खाड़ी से है कि किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है टोकिन की खाड़ी। ठीक है ना, प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर में स्थित है एक अर्धचंद्राकार खाड़ी, जिस पर अब चीन और वियतनाम में विवाद की स्थिति बनी है। ठीक है, हमने आंसर ले लिया था प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 के लिए, ठीक है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो आईसीसी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा फरवरी मंथ के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। ओके, यशस्वी जायसवाल फरवरी 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए गए। अब देखिए, इनसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जाएगा कि फरवरी 2024 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन? तो यह है एनाबेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला प्लेयर है। ठीक है, तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी मंथ के लिए 2024 के लिए कौन? यशस्वी जायसवाल इंडिया के हैं, और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एनाबेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ी। लास्ट मंथ जनवरी मंथ के लिए आईसीसी का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड शमर जोसेफ को दिया गया था, जो कि वेस्ट इंडीज के पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड एमी हंटर को दिया गया, जो कि आयरलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन फरवरी 2024 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से है, तो ये इंडियन प्लेयर है जिनका नाम है यशस्वी जायसवाल। याद रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। वुमेन्स को भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोरसम कोरा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको एक एक फेस्टिवल जो भी मैं आपको डेली करंट अफेयर में बताता हूं उनको याद रखना चाहिए। ओके, जैसे काफी सारे देखिए नृत्य भी आते हैं, बिहू नृत्य मैं आपसे पूछता भी रहता हूं, है ना, कथकली, कथक, ये काफी नृत्य त्योहार, जैसे एक खीर भवानी मेला हमने पढ़ा था, वो भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यहां पर हमारा क्वेश्चन गोरसम कोरा उत्सव से, फेस्टिवल से, यह सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कौन सा रिलीजन के लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं गोरसम कोरा उत्सव। किस राज्य में? भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। वैसे तो राज्य ही पूछा जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश, किस जिले में? तो तवांग जिले। यह त्योहार बौद्ध धर्म से संबंधित है, अभी हमने बात की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के गोरसम चोटेन स्तूप में मनाया जाता है। एक बौद्ध धर्म का स्तूप है तवांग जिले में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, यह त्योहार हिमालयी बौद्ध सांस्कृतिक विरासत और भारत और भूटान की दोस्ती का प्रतीक है। ठीक है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक कैजुअल सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अदर फेस्टिवल, तो इसमें सोलंग फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि एक कृषि उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फसल जब पक जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तब सोलंग फेस्टिवल मनाया जाता है। जो स्थानीय देवी देवता है उनको फसल का भोग लगाया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और सियांग नदी महोत्सव ये भी सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जो कि एक सांस्कृतिक उत्सव है अरुणाचल प्रदेश में, सियांग नदी फेस्टिवल या महोत्सव। क्लियर? हमारा क्वेश्चन किससे था? हमारा क्वेश्चन त्योहार से था जिसका नाम है गोरसम कोरा उत्सव, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके,
तो यहां पर 13 मार्च के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा। अब हम रिवीजन पे चलेंगे, पर उससे पहले आपको एक अपडेट देता हूं। देखिए, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर मार्च 2024 तक अपडेटेड हमारी ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद ई बुक भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही इजीली प्रोसेस है। रूट एप्लीकेशन पर जाइए और ज्यादा कुछ दिक्कत आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिए गए, उन पे आप कॉल कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी गई है जहां पर जाकर आप बुक को इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं लास्ट डे के रिवीजन पर। रिवीजन क्लास को देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए, किस फिल्म को 96th ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया? कौन सी थी? ओपेनहाइमर। पढ़ा था हमने, ठीक है। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में ताइवान की जोड़ी को हराकर यह खिताब जीता है। चीनी ताइपे जोड़ी। 71th मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टिना पित्ज़कोवा किस देश से बिलोंग करती है? तो यह है चेक रिपब्लिक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष अभी हमने बात की है, तो यह कौन है? किशोर मकवाना। इसके बाद रामविलास पासवान पर, रामविलास पासवान द वेदर वैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई? तो यह बुक लिखी गई है शोभना के नायर के द्वारा। आगे, हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली या पद ग्रहण किया? तो यह कौन है? आसिफ अली जरदारी। इसके बाद भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कौन सा देश इस एसोसिएशन का मेंबर नहीं है इन चारों में से? तो कौन था ये? फ्रांस। सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 के 24 किसे हराकर 7वीं बार अपने नाम की? तो सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराया है फाइनल में? तो ये गोवा की फुटबॉल टीम है। आगे, किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई? तो यह है भारत का छत्तीसगढ़ राज्य। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इसके बाद, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कौन थे ये? देवेंद्र झाझरिया। किस खेल से संबंधित है ये? तो ये पैरा जेवलिन थ्रोअर है। देवेंद्र झाझरिया जो कि भारतीय पैरालंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब आप सभी के लिए लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। वैसे आप कमेंट देखते होंगे, सभी आंसर लगभग सही आते। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन प्लेयर है। संतोष ट्रॉफी का खिताब सबसे ज्यादा बार पश्चिम बंगाल की फुटबॉल टीम ने अपने नाम किया है, 32 बार अभी तक, है ना। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय कौन? मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय रीता फारिया। कौन से सन में? 1966 में। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन हमने कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में देखे थे, आंसर सबके सही हैं। आई होप आज का भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। 3 क्वेश्चन है, आपके कमेंट सभी के आना चाहिए। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।